नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले जो बात करेंगे वो संसद की खबर की करेंगे, जहां चर्चा कम है और हंगामा ज्यादा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति तैयार करते हैं, लेकिन इन सब के बीच होता यह है कि जो संसद की कार्यवाही है वो चल नहीं पा रही है, उसमें हंगामा ज्यादा हो रहा है, बाधा ज्यादा हो रही है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी कि छात्रों के मुद्दे पर कैसा सिलेक्टिव विरोध हो रहा है। आप जंतर मंतर का नजारा आपने देखा था, पंजाब कोई जा नहीं रहा, झारखंड में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी वहां पर कोई नहीं जा रहा, वहां कोई नेता, कोई राजनीतिक दल का नेता, छात्रों का कोई स्वयंभू नेता वहां जा नहीं रहा। कर्नाटक में एक अलग मामला है, तो वहां के एक मंत्री प्रियंक खरगे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे, उनका एक गजब का बयान आया। बोला पहले 25 दिन का अनशन करो, फिर लाठीचार्ज करेंगे, फिर इस्तीफा देंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस पर आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी। और उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के अंदर का घमासान अभी भी जारी है, यानी मामला अभी भी वहां पर सेटल होना बाकी है टीएमसी के अंदर। ये तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद में नहीं थम रहा है विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा। तो किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बताया भगवान श्री राम का विरोधी। कहा मंदिर को लेकर दोनों दल कर रहे हैं राजनीतिक नाटक। संसद सत्र के बीच एनडीए की मंगल मिलन बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गठबंधन के सांसदों ने लिया इसमें हिस्सा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि और रोजगार सृजन में भारत के बढ़ते कदम पर हुआ मंथन। झारखंड और कर्नाटक में पेपर लीक के बाद कांग्रेस की चुप्पी पर भड़की भाजपा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की खामोशी पर उठाए सवाल। उधर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे के विवादित बयान पर मांगा इस्तीफा। और डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। अभिनेत्री त्रिशा और मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद हुई यह कार्रवाई। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले जो आज जिस एजेंडे पर सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है संसद की कार्यवाही में लगातार पड़ रही बाधा की, जहां चर्चा कम हो रही है और हंगामा ज्यादा हो रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी सत्ताधारी एनडीए के सांसदों की मंगल मिलन रणनीतिक बैठक हुई। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित गठबंधन के प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए। इस बैठक में मॉनसून सत्र के बचे हुए दिनों के लिए सरकार की कार्य योजना पर चर्चा की गई। ये तो बात हुई सत्ता पक्ष की। अब उधर विपक्ष क्या कर रहा है? दूसरी ओर संसद के अंदर और बाहर मकर द्वार पर विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी यानी जो दान में अनियमितता है उस मामले पर, और हाल ही में जो दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे उसके दौरान पुलिस कार्रवाई की बात को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी का इस्तेमाल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, यानी ये वाला ड्रामा अभी भी जारी है। विधेयकों पर भी गतिरोध है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों में चर्चा में दिलचस्पी न लेने और सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने का आरोप लगाया है। उधर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है और इसीलिए लगातार गतिरोध वहां पर बना हुआ है। तो इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने तो हमेशा प्रभु श्री राम का अपमान ही किया है। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश
तो ये आपने संसदीय कार्य मंत्री की बात सुन ली, अब उधर की बात सुनवाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में वो राम मंदिर चंदा चोरी और छात्र हित के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो। उधर सपा के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि अयोध्या कलंकित हो गई है और इसे लेकर को तो सदन में चर्चा होनी ही चाहिए। पूरे देश के लोगों की समस्याओं के लिए है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म लोकतंत्र में कहीं नहीं है, इससे बड़ा स्थान नहीं है। इसके द्वारा हम देश की को करोड़ों करोड़ों लोगों ने जो दान दिया है उनकी भावना हर्ट हुई है, अयोध्या कलंकित हुई है। यह मामला सिर्फ संसद तक नहीं रहा, ये यूपी विधानसभा में भी हंगामे तक पहुंचा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर इस मामले को लेकर राजनीति करने के लिए हमला बोला। यह आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था? तो ये लगातार दोनों तरफ से इस मामले पर गतिरोध, ये संसद में भी और उधर यूपी विधानसभा तक ये गतिरोध दिखाई पड़ रहा है। आज इसी पर बात करने के लिए, संसद में क्या कुछ हो रहा है उसको बात करने के लिए राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं संसद भवन से, जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, दोनों पक्ष बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात मैं सुन रहा था, अड़ गए बिल्कुल। कोई फार्मूला निकलेगा नहीं क्या? क्योंकि अब तो 13 अगस्त तक ही है ये मॉनसून सत्र और बहुत सारे कामकाज बाकी हैं। कोई फार्मूला निकलने के आसार लग रहे हैं? देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का ये लालचंद्र तीसरा हफ्ता है और उसका ये दूसरा दिन है। जब पहले दिन की बात करें तो सोमवार को सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति बदली और रणनीति बदलते हुए शोर शराबे के बीच 2 विधेयकों को पारित कराया, और यही रणनीति आज भी काम आई जब आज राज्यसभा में जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं उन्होंने जन्म और रजिस्ट्रेशन से संबंधित विधेयक को शोर शराबे के बीच पारित करा लिया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा मौजूद है लालचंद कि आखिर यह नुकसान किसका है? विपक्ष अगर इस चर्चा में शामिल होता है तो विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने के लिए 100 मौके होंगे। उनके 5 स्पीकर अगर बोलेंगे तो वो 100 बार सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। लेकिन विपक्ष बेवजह अपने इस मौके को गवा रहा है, ऐसा तमाम पॉलिटिकल जो पंडित हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है। और हम लोग भी लगातार 15 वर्षों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग यहाँ संसद में कर रहे हैं, तो हमें जो महसूस होता है कि विपक्ष को चर्चा में भाग लेनी चाहिए और सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए। इसके अलावा अगर वो मीडिया से आकर मुखातिब होते हैं, बाइट देते हैं, विरोध समर्थन की बात चलती है, मकर द्वार पर धरना होता है और हाउस के अंदर भी अवरोध पैदा किया जाता है। अब सिलसिलेवार तरीके से आप अगर देखें तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा, छात्रों का धरना, तमाम मांगों को मांग लेने के बाद भी अब नया जो मामला है वो भगवान श्री राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। और मुझे याद आता है लालचंद, एक मैं बताना चाहता हूं कि 90 के दौर में नारे लगते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाद में उसमें जुड़ गया था, तारीख नहीं बताएंगे, क्या कि सौगंध राम की
बाद में हाँ, वही विपक्ष मैं की बता रहा तरफ से हूँ कि जुड़े। राहुल गांधी कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर आते हैं और वो कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और तिथि भी बताएंगे। तो बिल्कुल तिथि बताकर मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर का शुभारंभ जो है हो गया। और अब समाजवादी पार्टी, चूंकि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं, लिहाजा इस मामले को कहीं ना कहीं लपेट कर राम मंदिर के मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका सीधा सीधा लाभ जो है वह चुनाव में उठाया जा सके। ठीक, लौटता हूँ विनोद जी, जिस तरह से कि अभी राजेश बता रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि संसद से लेकर के यूपी विधानसभा तक पहले छात्रों के मुद्दे के लिए इस मुद्दे को, अयोध्या के चढ़ावा गड़बड़ी वाले मुद्दे को थोड़ा सा किनारे कर दिया था। अब विपक्ष इस पर यहाँ से लेकर वहाँ तक, चाहे उसके लिए सदन के बाहर कोई जो पप्पू यादव ने जो एक छोटा सा वो किया, स्वांग किया, वो उससे लेकर के तमाम मुद्दे, ये इन मुद्दों को लेकर क्या लगता है विपक्ष को कि ये तब तक ये छोड़ेगा नहीं विपक्ष जब तक उत्तर प्रदेश का, जिसे कहते हैं अंतिम वोट पड़ना चाहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का? लाल जी, आज अगर ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी संख्या 38 हो गई है जी। आप सोच सकते हैं इस देश के लिए, लोगों के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, शासन प्रशासन के लिए ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है। बेशक। और इसी संसद ने ध्वनिमत से उसके प्रस्ताव पारित किया है। क्या आपने उस पर कोई डिस्कशन सुना? वैसे ही जन्म मृत्यु वाला जो मामला है, जन्म मृत्यु वाला राजेश बता रहे थे, वैसे ही एमएसएमई का हुआ है। ऐसे ऐसे कम से कम 10 से ज्यादा मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों में इतने इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी इंपॉर्टेंट बिल पे विपक्ष की ओर से कोई चर्चा नहीं हुई, ना कोई चर्चा में विपक्ष ने इंटरेस्ट दिखाया। सरकार को अपना काम करना है और संसद में बड़ी पंचायत है और वहाँ इसको लाना है, अपने विधेयक को लाना है और उसे पास कराना है। ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सरकार पास कराते जा रही है और पास हो रहा है, ध्वनिमत से पास होते जा रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट बिल जो ये माननीय सांसद कानून हमारे बनाने वाले लोग हैं, बिल्कुल वो कर क्या रहे हैं, वो राम मंदिर के उस चंदा चोरी के मामले को कैसे बना रहे हैं, जबकि उस सबको पता है। योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए जो कहा है, तो उसको गौर करना चाहिए उन बातों पे कि राम मंदिर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, आप जो भी कह लें, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसकी निगरानी में, अपने सुप्रीम कोर्ट में वो सारी चीजें हो रही है। एसआईटी को उसकी रिपोर्ट देनी है। एक एसआईटी ने सारा कुछ उसमें दूध का दूध, पानी का पानी किया है। ये जानते हैं इस बात को कि ये सिर्फ बैंक के कर्मचारी जो चंदा के गिनती में थे, उनके मिली भगत से ये सारी चीजें हुई है जी। लेकिन इन्हें बीजेपी को बदनाम करना है, इन्हें राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करना है, इन्हें अयोध्या को बदनाम करना है। तो आप देखिए किस तरह के स्वांग रचे जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ एक है कि राम मंदिर आज के दौर में, आप कह सकते हैं, समस्त भारत के सनातन के वो प्रतीक है, हिंदू एकता और आस्था के प्रतीक है। और आप जितने दिन से, पिछले एक हफ्ते से जो स्वांग दे रहे हैं, वो इसी हिंदू एकता और हिंदू आस्था और सनातन पे इसको प्रहार किया जाता है। एकदम आप इस चीज को देखिए, जब सारे माननीय सांसद विपक्ष को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका डे टू डे इसका हियरिंग होता है। एसआईटी ने एक रिपोर्ट एसआईटी की आ गई थी, दूसरी रिपोर्ट एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी एसआईटी का ये गठन करने का कहा और दोबारा एसआईटी का फिर से ये उस पर जांच शुरू हुई है। ये भी लोग जानते हैं इसमें कोई साधु संत और किन्हीं लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अगर ये चीजें हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि वो एक तरह से घृणित काम है जो हिंदू आस्था, सनातन आस्था, अयोध्या और इसको बदनाम करने के लिए सिर्फ हिंदू एकता का जो इनको एक डर है, उसको डर से ये सारे प्रपंच, ये सारी चीजें आप पार्लियामेंट में दिख रहे हैं। ठीक राजेश, जिस तरह से ये गतिरोध है आज, अब और क्या होना है? क्या कुछ और विधेयक पारित होने की संभावना कहीं पर?
नहीं लालचंद जी, आज संसद का जो दोनों सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस, उसकी कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। पहले लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हुई और अभी जब जन्म और रजिस्ट्रेशन वाला जो विधेयक गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पास करवाया, उनके संबोधन के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को भी कल दिन में 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। और तमाम जो विपक्ष के सांसद थे वो शोर शराबा लगातार कर रहे थे। शोर शराबे के बीच ही विधेयक को पारित कराया गया और उनका डिमांड है कि पुलिस लाठीचार्ज में गृह मंत्री अमित शाह को आकर सदन के भीतर बयान देना चाहिए और गृह मंत्री सदन में आकर बैठें, सदन में आकर वो तकरीर में हिस्सा लें। इस तरह की मांगे और प्रधानमंत्री से भी वो अपील कर रहे हैं कि वो आकर के सदन के अंदर बयान दें। तो हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं लालचंद कि विपक्ष अपनी हठधर्मिता पर अड़ा है और ऐसे में संसद का ये जो शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता है वह भी अवसान की तरफ बढ़ रहा है और बिना चर्चा के बिल को पारित कराने की उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बचे दिन है ना, उसमें कम से कम जो है दोनों पक्ष बैठे और आवश्यक विधेयकों पर आवश्यक चर्चा हो, वरना सरकार तो अपने कामकाज के लिए आवश्यक विधेयक को पारित करा ही लेगी। शुक्रिया फिलहाल राजेश आपका जुड़ने के लिए और विनोद जी बने रहिएगा, क्योंकि आगे चल करके हम बात करने वाले हैं जिस पर बड़ी चर्चा करने वाले हैं इस वक्त में, कि छात्रों के मुद्दे को लेकर कैसी सिलेक्टिव राजनीति आ रही है, कैसी दिखाई पड़ रही है और कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कर्नाटक से बयान आया प्रियांक खरगे का, गजब का बयान है, और यही लोग यहां पर दिल्ली में राजनीति किस तरह कर रहे थे। करेंगे इस पर बड़ी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं, जो बड़ी चर्चा हम आज करने वाले हैं अपने खास मेहमानों के साथ, वो ये है कि छात्रों के मुद्दे को लेकर कैसी सेलेक्टिव राजनीति दिखाई पड़ रही है, कैसे सेलेक्टिव अप्रोच। और इसमें सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि वो तथाकथित स्वयंभू छात्र नेता, उन पर भी सवाल है। पहले पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो परीक्षा में अव्यवस्था पर नैरेटिव की सियासत चल रही है। शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। आपने देखा ही किस तरह संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के बीच उनका एक नया पोस्ट सामने आया है और वो लिखा है, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। साथ ही कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में चलाए जा रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर भी राहुल गांधी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर वो पूरी तरह चुप है। उधर कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियांक खरगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रियांक खरगे ने अमर्यादित बयान देकर नौजवानों को अपमानित किया है। तो बीजेपी ने उन पर बेरोजगार युवाओं के प्रति अहंकार और असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों और अपने इस्तीफे की मांग पर कहा, मैं इस्तीफा दूंगा, छात्रों को पहले 25 दिन तक भूख हड़ताल करने दें, फिर भी अगर वो नहीं माने तो हम उन पर लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद इस्तीफा दे देंगे। ये तो बात हो गई कर्नाटक की। अब बात झारखंड की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर छात्र पिछले 11 दिनों से रांची में लगातार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का छात्रों की गूंज रांची के लिए प्रस्तावित नहीं है। छात्र पेपर लीक से भी बड़ा सवाल पदों की बिक्री का भी मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह की गड़बड़ी हुई है। छात्रों का आरोप है कि अन्य राज्यों के पेपर लीक पर मुखर रहने वाले झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान हुए घोटालों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सवाल यह भी है कि जंतर मंतर छात्र आंदोलन को जेन जी का आंदोलन बताने वाले झारखंड में गरीब परिवार के बच्चों को लेकर कोई सिंहासन हिलते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सवाल यह भी है कि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पूरे देश की समस्या है, यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन संसद की चर्चा में विपक्ष अपने नैरेटिव को ही लेकर क्यों चाहता है।
उधर कांग्रेस शासित तेलंगाना के खम्मम जिले में रोजगार की तलाश में निकले एक युवक ने शनिवार 1 अगस्त को चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जहर खाने से पहले उसने 3 पन्नों का एक नोट लिखा, जिसमें उसने सरकार द्वारा समय पर भर्ती अधिसूचना जारी करने में विफलता को अपने आत्महत्या के प्रयास का कारण बताया। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीआरएस सहित कई राजनीतिक दलों ने रेवंत रेड्डी सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने, जैसे कि रोजगार कैलेंडर जारी करना और नियमित रूप से रोजगार अधिसूचनाएं जारी करना, सारे वादे फ्रीबी में क्यों गुम हो गए हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में रोजगार कैलेंडर को शायद भूल चुके हैं। लोग ये जानते हैं कि विकसित भारत के संकल्प को डीरेल करने में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन अपने राज्य में अब तक कोई मॉडल वो प्रस्तुत कर नहीं पाए हैं, तो सवाल तो उठेगा ही। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के विवादित बयान की है। पहले आप जरा उस बयान को सुन लीजिए। Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. वो अपने इस्तीफे की मांग पर कह रहे थे, पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो, फिर लाठी चार्ज करवाएंगे, फिर जाकर इस्तीफा देंगे। तो भाजपा ने इसे पकड़ लिया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बयान को लेकर प्रियांक खड़गे पर जबरदस्त निशाना साधा। प्रियांक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियांक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियांक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। वहीं कर्नाटक भाजपा के नेता सी नारायण स्वामी ने भी प्रियांक खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कल क्या हुआ बीजापुर में, होम मिनिस्ट्री के अंदर अभी पुलिस का इंटरव्यू ये होना चाहिए एग्जाम, उधर क्या बना, प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्यों इस्तीफा नहीं दिया प्रियंका खड़गे, इस्तीफा देना था ना। तो ये बयान जो है वो प्रियांक खड़गे के बयान पर निश्चित तौर पर बीजेपी काफ़ी हमलावर है, क्योंकि ये बात सिर्फ अब डबल स्टैंडर्ड की नहीं है, बात तो ये है कि कैसा असंवेदनशील बयान दिया है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनिरुद्ध जी स्वागत। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिवाकर के पास चलता हूं। दिवाकर, हमने आपने मिलकर के जो झारखंड के छात्रों की आवाज़ उठाई थी उस पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मैं देख रहा था कि बहुत छात्रों ने जो अपनी मांग रखी थी सोशल मीडिया पर उसको ज़बरदस्त ट्रैक्शन मिला है। दिवाकर, इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि खबर तो ये भी आई थी कि वहां पर पुलिस ने छात्रों को परेशान करने की कोशिश की, उनके तंबू उखाड़ दिए थे, बारिश हो रही थी, छात्र भीग रहे थे। इस समय छात्रों के प्रदर्शन और आंदोलन किस स्थिति में है, आगे उनकी क्या योजना है? वो मार्च भी करने वाले थे विधानसभा तक। देखिए, ये सब चीज़ों पर यहाँ के विद्यार्थी कायम है, लेकिन चूंकि आपने बारिश का भी जिक्र किया कि कैसे बच्चे जो है, जो आंदोलनरत छात्र है, वो किस तरीके से बारिश में भीग कर आंदोलन कर रहे हैं। जरा हम चाहेंगे कि तस्वीर दिखाएं। अभी दिन के 3:30 बजे एकदम से अंधेरा छाया हुआ है रांची में और ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से बेचारे खड़े हैं और खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक आंदोलन का जरिया है। हालांकि छोटा सा तंबू यहाँ पर लग गया है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास
कोई ठिकाना इस तरीके का नहीं है कि वो बैठ सके। ये जहाँ पे इनके थोड़े से तिरपाल बिछे हुए थे, ये तमाम जो चीज़ें थी वो एक तरीके से पूरी तरीके से पानी में डूब गया है और बच्चे इसी तरीके से खड़ा होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन का तरीका है और इस आंदोलन के जरिए यहाँ पर लोग इस बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका एक जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उस आंदोलन को जो सहायता सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी। ठीक है, आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को संज्ञान तो लेना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी सुविधाएं बहाल हो जाए ताकि बारिश के मौसम में बिजली की स्थिति, ये जनरेटर चलाकर ये बच्चे जो है वो बिजली की व्यवस्था खुद से किए हैं। समाज सेवी संगठन यहाँ पर सामने आए हैं जिनके जरिए इस तरह की चीजें होनी शुरू हुई है। तो लगातार जो आंदोलन है वो आंदोलन अब यहाँ पर मुखर हो रहा है और छात्र देखिए किस तरीके से बैनर और पोस्टर के जरिए लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या आपकी आंदोलन का 11वां दिन पहुंच गया है? आंदोलन को आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अब आंदोलन जो है शांतिपूर्ण चल रहा है। आंदोलन लंबाई जो है इसका लड़ाई लंबी है, कोई 1 या 2 दिन का नहीं है। तो सरकार जब मान जाएगी तो कम समय हो सकता है अभी, और नहीं मानेगी जो हम लोग को मांग है, जो मांग है हम लोग को नहीं मानेगी तो घेराव भी करेंगे। देखिए, विधानसभा 10 तारीख घेराव है, 10 तारीख को विधानसभा घेराव है, क्योंकि अभी जो है यहाँ सरकार नहीं पहुँच रही। आखिर कारण क्या है? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं झमाझम बारिश हो रहा है। इस बारिश में देखिए लगता है अभी लगता है 2-3 हज़ार संख्या होगा, 2-3 हज़ार संख्या होगा। अब इस संख्या देखिए किस तरह हम लोग एक जगह जमा हो गए हैं। अब सरकार तरफ से ना कोई अल्टीमेटम आता है कि वहाँ का छात्र किस तरह रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? हम माननीय मुख्यमंत्री से एक ही चीज़ आग्रह करते हैं, जो हमारे छात्रों का मांग है वो आप स्वीकार कीजिए। बिल्कुल जायज मांग। हम लोग भी आपको जो बोलिएगा स्वीकार करेंगे। हम लोग का मांग है सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, ऐसा मुख्यमंत्री के इन लोगों की मांग है। और निश्चित तौर पर ये आंदोलन लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की जो योजनाएं हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बने रहिए हमारे साथ। दिवाकर, कुछ और भी लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी विनोद जी देखिए, छात्रों की सीधी आवाज हम लगातार उठा भी रहे हैं, लेकिन वैसे तो कई सेक्शन पर सवाल हैं। भाई, कहाँ हैं वो खाना बांटने वाले, कहाँ हैं वो कैब बुक करने वाले, कहाँ हैं वो इंटरनेशनल मीडिया तक जो है कवर करने वाले? वैसी मीडिया आई थी जंतर मंतर पर जो युद्ध के लिए स्पेशल जानी जाती है, वो सब गायब है। और लेकिन इन सब के बीच और कहाँ हैं वो छात्रों के स्वयंभू नेता? लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे उन नेताओं पर उठ रहा है जो सड़क पर लेट गए थे। और बयान कैसे आ रहे हैं कर्नाटक से, उसको अगर जोड़ के देखिए, कह रहे हैं पहले 25, मुझे लगता है कल को झारखंड का भी कोई मंत्री ऐसा कह देगा, पहले 25 दिन हड़ताल करो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे, फिर इस्तीफा देंगे। ये क्या? ये तो नेक्स्ट लेवल की बात हो गई विनोद जी, दोहरे मापदंड के आगे भी। ना जी, दिवाकर जी जो दिखा रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही कहा था कि आंदोलन और सत्याग्रह जो है वो संविधान में एक उनका मौलिक अधिकार है, बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि झारखंड के इस आंदोलन को देख के किसी को भी लगेगा कि भारत में जो एक सभ्य परंपरा से और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो आंदोलन होता है, वो झारखंड ने उसको एक चेहरा दिखाया है कि ये बच्चे, ये सारे गरीब परिवार के हैं, ये छोटे छोटे परिवार से आने वाले, लोअर मिडिल क्लास के आने वाले, मिडिल क्लास के आने वाले बच्चों की आप शालीनता देखिए जी, और उन छात्रों की शालीनता देखिए, और दिल्ली का ये हुल्लड़पन देखिए जिनको जेन जी कह के आप उसको कितना महिमा मंडन किया गया था। तो आप अगर जो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता में देखिए शालीनता और उस स्वतंत्रता में मर्यादा, तो आप वो देखिए कि वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं सीधे सरकार से कि सरकारें जाग जाओ, वो छात्रों के गूंज जगाने वाले एक बार यहाँ भी आओ। वो ये मांग कर रहे हैं वो प्रियंक खड़गे जैसे गृह मंत्री से कि भाई कम से कम 25 दिन हड़ताल करने, भूख हड़ताल करने के बाद जो लाठी मारोगे तो कम से कम 4 दिन, अभी 11 दिन ही हुआ है, अभी ही कुछ कर लो। तो सवाल ये है कि आप ये देखते हैं जिसको आप एम्पैथी कहते हैं जी, कि वो किस तरह से आप छात्रों के तरह ये बेरोजगार नौजवानों के लिए रखते हैं। अभी आपने ही अपनी रिपोर्ट में दिखाया है, राहुल गांधी ने तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार कैलेंडर की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में, और एक नौजवान सुसाइड कर लिया है। वो गांव का नौजवान जिसे पिछले 4-6 महीने से
कोई कैलेंडर नहीं मिला, कोई रोजगार का कोई स्कीम नहीं दिखा, उसने सुसाइड कर लिया। क्या राहुल गांधी एक ट्वीट करेंगे उसके लिए? ठीक। तो ये सारी सवाल चीज है कि लोकतंत्र में मर्यादा होती है, बिल्कुल। आप उस मर्यादा को सीखिए। सिर्फ पोस्टर लगा देने से और जेएनजी के नाम कह देने से और बीजेपी के 2 बाई इलेक्शन हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। बिल्कुल, चीजें को समझने की जरूरत है। ठीक। दुष्यंत नागर जी, कर्नाटक में तो कांग्रेस की भाई अकेली सरकार है, तो कह दिया पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे, फिर जाकर इस्तीफा देंगे। झारखंड में डायरेक्ट सरकार तो नहीं है, सरकार में शामिल है जेएमएम के साथ कांग्रेस, ठीक। वहां कांग्रेस क्या कहेगी? कितने दिनों की वहां कहेगी कि पहले इतने दिन भूख हड़ताल करो, फिर हम लाठी चार्ज करवाएंगे हेमंत जी की सरकार से, फिर इस्तीफा होगा? क्या ऐसा कांग्रेस कहेगी? क्या ये अगर इस तरह की बात होगी दुष्यंत नागर जी, तो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी पर गंभीर सवाल तो उठेंगे जब ऐसे बयान आएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट। हाँ, आ गई। बोलिए। आ गई। मेरे को भी उत्तर देने का अवसर दीजिए। पूरा अवसर है सर। हमारे रिपोर्टर साहब वहां पे लाइव हैं। उन्होंने अभी एक छात्र, कथित रूप से छात्र का इंटरव्यू दिखाया। कथित नहीं, अभ्यर्थी हैं वो कोई 7 समंदर पार से पैराशूट से आया हुआ, वो छात्र नेता नहीं है, अभ्यर्थी है वो। दुष्यंत नागर सर। अरे श्रीमान जी, किस चीज का अभ्यर्थी है भाई? जिस परीक्षा में, जिस भर्ती में धांधली हुई है उसका अभ्यर्थी। जेपीएससी का एग्जाम जेपीएससी का अभ्यर्थी। वो देखिए, सीधे रिपोर्टर बता रहे हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी है ना दिवाकर। आप गरीब आदमी का अपमान कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं सभी या तो जेपीएससी के अभ्यर्थी है, जेएससी के अभ्यर्थी है। आंदोलन करने वाले बकायदा इन लोगों ने आंदोलन को चलाने के लिए आई कार्ड रखा हुआ है। आपने पहले छात्र बताया श्रीमान जी। आप गजबे लॉजिक है आपका। छात्र ही अभ्यर्थी होते हैं। अभ्यर्थी कौन होते हैं सर? नहीं तो ये गलत डिफिनीशन नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए मैंने टोक दिया। होना चाहिए। किसी भी एंगल से छात्र लग रहे हैं वो। मतलब अच्छा, तो आप एंगल से छात्र डिसाइड करेंगे कि कौन से एंगल से छात्र लग रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि छात्र के माथे पे लिखा होता कि वो छात्र है। यहाँ पे लिखवा लेंगे वो छात्र की, हाँ मैं अभ्यर्थी हूँ। आप नोएडा के रुचिका सिंह छात्र थी क्या नीट की? 15 साल की आकर के जो गाली दे रही थी वो सब छात्र। सही नहीं है। जो एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। मैं थोड़ी तस्वीर से दिखाता हूँ कि क्या देखिए प्रदर्शन। पहले आप जब बात कर दिए तो दिवाकर जरा दिखाइए, छात्र बैठे हुए हैं यहाँ पे। दिखाइए दिवाकर, थोड़ा फुल फ्रेम लीजिए, पहले वही दिखा दे। नागर साहब को दिखाइए और दिखाइए गरीब बच्चों का किस तरह उपहास कर रहे हैं। जरा दिखाइए ये तस्वीर, जरा दिखाइए लालचंद जी कि किस तरीके से ये सारे अभ्यर्थी हैं। जेपीएससी के एग्जाम के अभ्यर्थी है, जेएससीसी के एग्जाम के अभ्यर्थी है, जितनी परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ पर हुई है उनके अभ्यर्थी और सभी के सभी एडमिट कार्ड लेकर पहुंचे। और देखिए आंदोलन जो है वो किस तरीके से चरणबद्ध चल रहा है। बकायदा इन लोगों ने, जितने भी छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं सभी को एक कार्ड दिया हुआ है कि वही लोग इस मंच पर आएंगे, दूसरे लोग नहीं आएंगे। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चीजें चल रही है, इसलिए इसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमने आईना दिखा दिया, आईना दिखा दिया। ये देखिए इनके पास ये कार्ड देखिए, जिस छात्र पर आप सवाल उठाए, क्या लिखा हुआ है? जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच। देखिए ये कार्ड है उनका जी, वो अभी बात कर रहे थे छात्र हमारे साथ। चलिए मंच है, आप मान जाइए, आप मान जाइए, इस तरह अपमान नहीं कीजिए छात्रों का, अभ्यर्थियों का। मान जाइए सर, मान जाइए सर। कभी नहीं मानूंगा, झूठ को मैं नहीं मानूंगा। ये रिफॉर्म मंच संगठन है, संगठन का कार्ड है। ये बीजेपी का डमी संगठन है, भाजपा के लोग। आप तो एकदम डिनाइल मोड में हो जाते हैं, डिनाइल मोड में हो जाते हैं। ऐसे फिर कैसे? मेरा अवसर है, मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोल लिया आपने उस छात्र का अपमान कर दिया सर। आपने उस अभ्यर्थी का, उस छात्र का अपमान किया है। डर गई। देखिए मैं भाजपा डरने के बाद विरोध जी बोल रहे हैं। आप इस बहस में झारखंड के उस लाखों नौजवान शेड्यूल ट्राइब के लोग अपमान कर रहे हैं, जिनको आप अपमान कर रहे हैं जी, इसीलिए हमें इस तरह से बोलना पड़ा। वाले आप वो सारे शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वो बच्चे, वो अभ्यर्थी शेड्यूल कास्ट से आने वाले हैं, ओबीसी समाज से आने वाले हैं। आप सबको अपमानित कर रहे हैं। आप अगर उसको बीजेपी का अपमानित कर रहे हैं, ये सब बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, ये सब चीज नहीं कीजिए सर, ऐसा नहीं कीजिए। चाहे जितना तर्क देना नहीं हो तो आप भी प्रियंक खड़गे की तरह कह दीजिए कि ये भी प्रदर्शन करेंगे, लाठीचार्ज होगा, फिर इस्तीफा होगा। आप भी वैसे ही कह दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि ये छात्र नहीं है, अभ्यर्थी नहीं है।
आंदोलन चल रहा है देश भर में। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बताइए, किसी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ? किसी के ऊपर पहले वो तो प्रियंक जी को आप समझाइए ना जाकर, प्रियंक जी को कहिए। 47 लहराया। रूप से छात्र है। कांग्रेस पार्टी छात्रों की पार्टी है, अच्छा, युवाओं की पार्टी है, इसीलिए कह रही है कि लाठी बरसाएंगे 15-25 दिन के भूख हड़ताल के बाद। पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये बदनाम करने के लिए अनिरुद्ध जी को कुछ नहीं मिला, तो ये नया सिगुफा लेके आ गए। अनिरुद्ध जी बदनाम करने के लिए शिगुफा ले आए हैं आप लोग। अनिरुद्ध कह रहे हैं कि प्रियंक खड़गे ने अगर बयान दे दिया उस तरह का, तो क्या दिक्कत है? आप लोग क्यों हमला कर रहे हैं प्रियंक खड़गे पर? वो कह रहे हैं 25 दिन पहले भूख हड़ताल होगी, फिर लाठीचार्ज करेंगे, फिर इस्तीफा देंगे। कि एक व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य, ये सब चलता है राजनीति में। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी बताइए। देखिए, दुष्यंत जी की आदत है कि ये स्टूडेंट मानते किसको हैं? नसीरुद्दीन शाह को मानते हैं, शबाना आजमी को मानते हैं, अरुंधति राय को मानते हैं, स्वरा भास्कर को मानते हैं, इनको स्टूडेंट मानते हैं। जो बच्चे झारखंड के अंदर बारिश में भीग रहे हैं उनको स्टूडेंट नहीं मानते। बस नाम रहेगा वो वाला, वो सब। हाँ, वो वाला स्टूडेंट ये नहीं मानेंगे। जो बच्चे झारखंड के अंदर जेपीएससी पेपर लीक हुआ है उसमें बैठे हुए आंदोलन, उनको स्टूडेंट नहीं मानते हैं। जो पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक होता है उनको स्टूडेंट नहीं मानते हैं। मतलब प्रियंक खड़गे तो नेपो किड हैं, चलो मान लिया कि नेपो किड है इसलिए होम मिनिस्टर बन गए कर्नाटका के, लेकिन क्या नहीं, ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा कांस्टेबल भी ना बने? ऐसा नहीं चाहते ये लोग। इन लोगों का देखिए सेलेक्टिज्म कैसा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी 258 बच्चों पे FIR करती, चुप हो जाते हैं, बच्चों पर लाठीचार्ज करते हैं। केरल के अंदर होता, केरला में 1000 बच्चों पे FIR होती है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। तेलंगाना के अंदर बच्चा सुसाइड करता है, उस पर चुप रहते हैं, क्योंकि ये गूंज, जब कांग्रेस जो है ना बहरी हो चुकी है तो उसको खुद को अपनी गूंज नहीं सुनाई पड़ रही है। देखिए अभी कुछ, एक मिनट, एक थोड़ा सा रुकिएगा तो अनिरुद्ध जी, दिवाकर अभी कुछ दिखा रहे हैं, शायद अभ्यर्थी का आई कार्ड है ना? एक चीज देखिए, ये भी देखिए जेपीएससी की अभ्यर्थी है और जेपीएससी की अभ्यर्थी, ये ओरिजिनल है, लेकिन पहले वाला से दिखाओ। ओरिजिनल है। आप इन बच्चे से ही बाद में बोलेंगे। बिल्कुल, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बेटी बोल रही है, बेटी की बात सुन लीजिए, बेटी को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। मेंस का तैयारी पे लग गए। 2 तारीख को रिजल्ट आता है, दिखता है कि 47 अंक वाला लड़का जो 47 गोला करके आता है उसका रोल नंबर वहाँ लिखा होता है। हम 144 नंबर लाते हैं और मेरा नंबर वहाँ पे नहीं दिखा रहता है। इसलिए हम लोग पूछना चाहते हैं, एक तो आप लोग कट ऑफ रिलीज नहीं करते हो। अगर आप बताते कि 145 कट ऑफ है, आपका नहीं हुआ, हम बैठ के अगला साल के लिए तैयारी करते हैं या कुछ और सोचते। आप कट ऑफ नहीं बता रहे हो, पर आप दिखा रहे हो कि 47 गोला करके जो इतना जिसका दिमाग का स्टडी होना चाहिए उसको आप जेपीएससी में भर्ती कर रहे हो, तो वो किस तरह से होता है? और फिर आप बताते हो कि उसने धांधली में शामिल किया था। इसलिए हम लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं। सर, हमारी बहुत बेसिक मांग है। पहली मांग तो ये है कि अभी जो जेपीएससी में धांधली हुई है उन जेपीएससी को रद्द किया जाए, जिसमें 14वीं जेपीएससी है और 2 बैकलॉग के एग्जाम है। साथ ही साथ जो यूपीएससी में आप देखते होंगे कि हर साल एक कैलेंडर रिलीज होता है कि सीडीएस का एग्जाम कब होगा, सीएपीएफ का कब होगा, सीएससी का कब होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का कब होगा। हम लोग भी चाहते हैं कि आप रिलीज करो कि हमारा एग्जाम्स कब होगा। हमारा क्या होता है ना सर, नोटिफिकेशन निकलता है, 1 सप्ताह पहले बोलेगा 8 मार्च को एग्जाम है, 1 सप्ताह पहले बोलेगा नहीं 8 मार्च को नहीं होगा, अब आपको होगा 15 मार्च को, फिर 15 मार्च को नहीं होगा, 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को नहीं होगा, 19 अप्रैल को। 1 सप्ताह पहले पता चलता है कि अगला सप्ताह हम लोग का एग्जाम है। ऐसा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जब रिजल्ट आया, मेंस का एग्जाम कितने दिन के बाद दिया? 15 दिन के बाद मेंस का एग्जाम दिया। इतनी धांधली, इतनी खुले तरीके से कोई कैसे कर सकता है? सब हम लोग इससे परेशान हो चुके हैं। लालचंद जी किस तरीके का है और जो सवाल उठा रहे थे, इसीलिए मैं काउंटर कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं काउंटर नहीं करता रिपोर्टिंग में, लेकिन आज मुझे करने की जरूरत हुई। ये देखिए, आप इनको अगर ये कहते हैं कि ये छात्र नहीं है, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो बैठे हुए एसी कमरे में लोग हैं उन पे मुझे सवाल उठाने की आज आवश्यकता पड़ रही है। मैं पहले नॉर्मली नहीं उठाता। अब देखिए, ये सारे वैसे छात्र हैं जो झारखंड के दूर दराज के ग्रामीण इलाके से आके रांची में रहते हैं। एक पेट वो भोजन करते हैं और उसके बाद वो तैयारी करते हैं। वैसे में अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि नौकरियां बेच दी गई, तो उनके आरोप पे क्यों नहीं सरकार संज्ञान लेती है? ये तो सवाल उठता है। सरकार हालांकि कमेटी बना रही है, जांच करने की बात होने लगी, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल उठाया, इसलिए मैंने बिल्कुल अच्छा देखिए, ये छात्र है और इनके आंदोलन को भटकाने की कोशिश। 10 सेकंड पूरा कर दूंगा। कांग्रेस के जो सीनियर सिटीजन यूथ है 56 साल के, राहुल गांधी जी, वो खुद को कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। अरे भैया, 99 चुनाव आज नाम का प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना सीखोगे आप? इससे लेकिन वो झारखंड में नहीं पहुंची। नहीं, खुद को बोलते हैं, इडियट भी बोल देते हैं, जेनजी भी बोल देते हैं। एक्चुअली उनको जेनजी की चिंता नहीं है, उनको जनरेशन गांधी की चिंता है कि उनका कैसे सत्ता में आ जाए, कैसे लोगों पर गोलियां चल जाए, कैसे जिद्द के तरीके से पड़ जाए। उनकी आदत ये है। आप सेलेक्टिव क्यों होते हो भाई? डिनायल मोड में रहने से क्या सवाल कम हो जाएंगे?
डिनाइल मोड में जैसे हैं। अभी आप देख रहे हैं जितना पोस्टर छप रहा है कांग्रेस पार्टी से, वो प्रयागराज में छात्रों की गूंज को लेकर राहुल गांधी जा रहे हैं जी। काश अगर ये अच्छा होता और कि राहुल गांधी की ये छात्रों की गूंज इसी धरना स्थल पे होता, तब नागर साहब आपके पार्टी के नेता को लगता कि हाँ ये आपने किसी सही मंच पे अपनी एक सही मंच पर अपना प्रतिनिधित्व दिया है। हमारे तो देश के छात्रों के लिए अगर ये छात्रों की गूंज है जी, वो इलाहाबाद जा रहा है, वो प्रयागराज में जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2027 में वहां इलेक्शन है, लेकिन वो झारखंड नहीं जा रहा, वो छात्रों की गूंज कर्नाटक नहीं जा रहा, वो छात्रों की गूंज तेलंगाना नहीं जा रहा। तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये छात्रों की गूंज है या ये सीधे सीधे अपनी नैरेटिव है। और लोग ये देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं क्या ये किस तरह का नैरेटिव है। सर मैं बताना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं, विनोद जी जानकारी अपनी ठीक करेक्ट कर लीजिए। तेलंगाना में सबसे अधिक निवेश आया है, वहां की सरकार निवेश वगैरह छोड़ दीजिए, निवेश वगैरह छोड़ दीजिए, निवेश क्या आया है, कितना विकास हुआ है, किसकी सरकार है, वो सब छोड़ दीजिए। बात यह है कि रोजगार कैलेंडर तेलंगाना में जारी नहीं हुआ, बच्चे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, इस पर आइए। देखिए वो आंदोलन किसका था, वो भी भाजपा का आंदोलन था। अनिरुद्ध जी क्या करवा रहे हैं, सब जगह पर आप आंदोलन करा रहे हैं, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, सब जगह, केरल, कर्नाटक, सब जगह। अनिरुद्ध जी आपके सर मुझे बोलने दीजिए, आप जवाब ले लीजिए ना, आप सवाल उठा रहे हैं। आपने जो सवाल उठाया उसी पर जवाब ले रहा हूं अनिरुद्ध जी से, बोलिए अनिरुद्ध जी। सर मैं आपको आश्वासन देना इस बात का चाहता हूं कि जो झारखंड में जेन्युइन समस्या है उसका समाधान होगा बहुत जल्दी। उसके समाधान किस तरह से, जैसे प्रियंक खरगे जी ने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला पर होगा समाधान क्या? 11 दिन तो हो गए। प्रियंक खरगे जी ने एक व्यंग किया, विनोद जी व्यंग को भी नहीं समझ पाते तो क्या बात। अनिरुद्ध जी सब जगह आप ही भड़का रहे हैं क्या? कांस्टेबल भी बनना बने, उसको पीटने की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज है, ये लोग व्यंग करते क्यों हैं गरीब के लोगों पर, छात्रों पर व्यंग करते, रीजन जानते क्या है कि इनके साथ में यूटी खादर हैं, अभी वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इसी कांग्रेस सरकार में उनके पीए के ऊपर और उनके ऊपर आरोप लगा था पेपर लीक को लेके। उन्होंने कहा था अरे भाई हमको क्या, हमारे पीए है वो कर दिया, और उसके बाद में उनको फिर दोबारा जब कांग्रेस की सरकार डीके शिव कुमार की बनती है तो उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है ना। और तेलंगाना में जो निवेश की बात कर रहे हो ना, जिनको रात दिन आपके राहुल भैया गाली देते हैं, अडानी, उन्हीं का सबसे ज्यादा निवेश है, इसलिए इधर उधर की बातें मत करिए। और झारखंड छात्रों के मुद्दे पर आप दोनों रहिए, कैसे जस्टिस कर सकता हूँ आदमी? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अभी मैं निवेश पर अभी बात ही नहीं कर रहा, निवेश पर किसी और दिन बात कर लेंगे। छात्रों के मुद्दे आप वहां पर ये वादा करके आए कांग्रेस की सरकार कि रोजगार का कैलेंडर जारी करेंगे, सारा कुछ कैलेंडर जारी होगा। अभी झारखंड की छात्रा भी कह रही थी सर्वाधिक रोजगार देने में अग्रणी कांग्रेस का कैलेंडर तो जारी नहीं हो पा रहा, कहां से रोजगार का कैलेंडर जारी कर पाएंगे? मैं तो इस समय ना निवेश का मुद्दा उठा रहा हूं, ना पेड़ काटने का मुद्दा उठा रहा हूं, जंगल काटने का, कि हैदराबाद में कैसे जंगल को नष्ट कर दिया। मैं इस समय छात्रों के मुद्दे पर रहना चाह रहा हूं। यूनिवर्सिटी के लिए किया गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया गया। अंडमान निकोबार में जब देश के लिए होता तब तो चिल्लाने लगते भैया, गजब का डबल स्टैंडर्ड है। शहर के बीचों बीच में कोई यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए बनानी है और वहां पे कुछ वृक्ष तो छोड़िए, वृक्ष वाला मुद्दा करना ही नहीं है, रोपित किया एक बार फिर से दिवाकर के पास चलिए। दिक्कत हो रही है छात्रों पे, तो दिवाकर के पास एक बार फिर से चलिए। दिवाकर कुछ और वहां से दिखा रहे। दिवाकर जरा बताइए कि ये बात जो हो रही है कि नहीं झारखंड के बच्चों का भी समाधान होगा। भाई कितना आज 11वां या 12वां दिन है दिवाकर? परीक्षाओं का लालचंद जी सवाल नहीं है, झारखंड में कई परीक्षाएं जो हुई है वो सवालों के घेरे में है। ये देखिए अभ्यर्थी, ये लोग पहले नहीं थे, अब तो आंसुलिपिक जैसी परीक्षाएं। देखिए मैटर यह है कि आंसुलिपिक 2022 में वैकेंसी आया था और उसको फिर वापस कर दिया गया। और यहाँ झारखंड सरकार का ये स्थिति है कि वो वैसे वैकेंसी को अपरिहार्य कारणों करके वापस किया जाता है जो सेटिंग गटिंग नहीं कर पाता है। और उसी में से अभी देखा जाए तो आंसुलिपिक है, एलडीसी है, तो जो टेक्निकल का वैकेंसी होता है जिसमें लोग देखिए सर हमारा दुर्भाग्य ये है, हम सभी झारखंड वासियों को दुर्भाग्य है कि यहाँ जो वैकेंसी की परीक्षाएं ली जाती है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, वो बिक जाती है। और ऐसा भी दुर्भाग्य आपको देखने को मिलेगा हमारे झारखंड में, जिसमें पैसा नहीं आता है, जिससे कोई कमाई नहीं है, उस विज्ञापन को निकाल के रद्द कर दिया जाता है। और रद्द तब कर दिया जाता है जब हम लोग 5 साल 6 साल बिता चुके होते हैं, 5 साल के लंबे इंतजार
अभी मैं जनवरी से लगा था, मैं पिछले बार जेपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था, इस बार मैं मेंस लिखने वाला था, जेपीएससी से लगा हूँ जनवरी से, और उसके बाद मेरा मेहनत तो कोई काम आया नहीं। झारखंड जब से अलग हुआ है, झारखंड सरकार एक एग्जाम बता दे जो फ्री एंड फेयर हुआ हो, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जिस अभय तिवारी खुलेआम बता रहा है, जो पकड़ाया अपराधी है कि 1 करोड़ 20 लाख में डीएसपी का सीट, 70 से 80 लाख में बीडीओ सीओ का सीट, हम लोग जैसे जो केवल मेरिट पे ही फाइट कर सकते हैं, कहाँ जाएं और क्या करें? सिस्टम में रिफॉर्म की मांग यहाँ पर हो रही है। लगातार छात्रों का जो आंदोलन है वो इसी तरीके से दिया है। जेपीएससी रद्द करो। यहाँ झारखंड में देखिए ये इसी तरीके से आंदोलन को बिल्कुल बिल्कुल ये इस बात की तारीफ बनती है कि आंदोलन कितना शांतिपूर्ण है। अभ्यर्थी भूख हड़ताल भी शुरू कर चुके हैं और हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी। किसी ने कहा कि आजादी आजादी के नारे लगाओ, तो छात्रों ने कहा ना ना ना, ये सब यहाँ नहीं होगा। किस तरह से उनका आंदोलन चल रहा है, तारीफ होनी चाहिए। हम सब छात्रों के साथ हैं, छात्रों को बोलिएगा इसी तरह से अपने आंदोलन को जारी रखें। फिलहाल शुक्रिया और छात्रों को शुभकामनाएं भी। दिवाकर, भाजपा के झांसे में ना आए। हाँ अच्छा, छात्रों को मैं ये भी कह देता हूँ कि प्रियंक खरगे जी के बयान को सुने, उसी हिसाब से करें। 25 दिन भूख हड़ताल करें, लाठीचार्ज के लिए तैयार रहें, फिर जाकर के होगा, है ना? दुष्यंत नागर जी शुक्रिया फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, अनिरुद्ध जी, विनोद जी और दिवाकर आपका, और छात्रों का भी जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, जहां अभी टीएमसी का मामला लगता है पूरी तरह सेटल हुआ नहीं है, घमासान जारी है। ताजा क्या है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया, बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है उसमें टूट हुई थी, और एक क्या कई बार कितने चरणों में टूट हुई, कब कब टूट हुई, वो सब आप जानते हैं। लेकिन टूट को लेकर अपने अपने दावे हैं। रिपोर्ट पहले देखिए। कालीघाट टीएमसी में संभावित टूट को लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई। और कालीघाट जब बात आ रही है तो मैं बता दूं, ममता बनर्जी यहीं पर रहती हैं, वहां पर उनका घर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अब अभी भी सभी की निगाहें हैं। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शशि पांजा की लगातार दूसरे दिन एनसीपीआई की सांसद काकुली घोष दस्तीदार के क्लिनिक पहुंचने से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि किस तरह का इलाज करवाने गई है वो। हालांकि दोनों नेताओं ने इन मुलाकातों को पूरी तरह पेशेवर बताया है, लेकिन सवाल तो उठ रहा है कि कैसा इलाज चल रहा है। उधर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि कई बागी विधायक और सांसद एक बार फिर ममता बनर्जी के साथ आने के लिए तैयार हैं वापस लौटकर। अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि टीएमसी के बागी सांसद एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज तो एनडीए के मंगल मिलन में एनसीपीआई के सांसदों ने हिस्सेदारी ली। पिछले महीने हुई बैठक में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन आज की बैठक में वो भी शामिल होने के लिए पहुंच गए। तो खबर है कि सुदीप बंदोपाध्याय ने प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कार्यों की भी सराहना की। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में बड़ा विभाजन हुआ था। पार्टी के 20 लोकसभा सांसद अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हो गए थे, जो अब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सहयोगी दल बन गया है। विधानसभा में भी टीएमसी दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व में है छोटा सा, जबकि दूसरा ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा गुट पश्चिम बंगाल में विपक्ष के तौर पर सक्रिय है। तो सुदीप बंदोपाध्याय को नाम को लेकर की चर्चा थी कि पिछली बैठक में नहीं आए थे, लेकिन इस आज की बैठक में आए, तो एनडीए की बैठक में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया।
स्वागत हुआ आप लोगों का एनडीए के बैठक में आज? हाँ जरूर हुआ, बहुत अच्छा से हुआ। कल में रात में प्राइम मिनिस्टर के साथ 40 मिनट थे घर पे। बहुत अच्छा से स्वागत हुआ, सुदीप जी कह रहे हैं। उधर बागी गुट के जो नेता, विधायक दल के बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी का कहना है कि कोई भी बयान देना तो बहुत आसान है कि कोई इधर से छोड़कर उधर आ रहा है। वो दरअसल कुणाल घोष के बयान पर बोल रहे थे, सुनिए। See, making any statement is very easy. What I will request that he has said that in this assembly itself 58 MLAs will be there standing with him giving slogans. So very good. But I will only request him, please ensure that such a situation doesn't arise where your numbers don't fall off again. और ये जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, ये दरअसल टीएमसी के जो नेता अभी भी ममता गुट में हैं, कुणाल घोष, उन्होंने कहा था कि बागी नेता फिर से ममता दीदी का सहारा ढूंढ रहे हैं। हमारा वर्कर और ऊपर हमारा दीदी, ममता दीदी के लीडरशिप में वर्कर काम करते हैं। तो ये जो लोग नेता सोच रहे हैं कैसा नेता है, क्या है, उसका साथ ममता दीदी का पिक्चर छोड़ के कुछ भी नहीं है। अब कुणाल घोष ने जो दावा किया, इस दावे में कितना दम है? सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं, पहले उनसे इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। कितना दम है, कुछ है बात इसमें, या फिर ऋतुव्रत बनर्जी ने जो कहा कि ये सब बस ऐसे कुछ भी बयान आ जाता है, या कोई एक जिसे कहते हैं हलचल, और ऊपर से उधर जो इलाज चल रहा है वो किस तरह का इलाज है शशि पांजा जी का? लाल जी देखिए, ये जो अटकलें अभी तेज हुई है, इसका एक बड़ा कारण है कि 3 जो सांसद हैं, अबू ताहिर, खलील रहमान और एक सांसद है, वो 3 सांसद आज एनडीए के एनसीपीआई के जो बैठक है उसमें वो शामिल नहीं थे। और इससे पहले भी सांसद सौगत राय जो अभी भी कालीघाट तृणमूल से है, उनका एक बयान था कि उनके साथ काफी सारे पुराने सांसदों की बात हुई थी जो आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। तो इसी को लेकर ये पूरी अटकलें और तेज हो गई है। एक तरफ से कुणाल घोष का कहना है कि जो विधायक गए हैं, जो सांसद गए हैं, वो लौटना चाहते हैं और वो लगातार टच में है ममता बनर्जी के साथ। और दूसरी तरफ जब कुणाल घोष ये दावा कर रहे हैं, तब ऋतुव्रत बनर्जी गुट का जो दावा है, उनका कहना आप देखिए कि आगे आगे और कितने सांसद जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो तस्वीर अब सामने आई है कि डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के साथ डॉक्टर शशि पांजा की 2 बार मुलाकात। दोनों ही डॉक्टर है, तो दोनों ही डॉक्टर एक क्लिनिक में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, किस बारे में चर्चा करते हैं। और शशि पांजा लंबे समय से, मतलब 3 महीने तक वो चुप थी, वो नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जैसे ही वो वापस आए, वैसे उनको जो पब्लिक अपीयरेंस, जो पहला पब्लिक अपीयरेंस उनका हुआ, तो वो डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के साथ ये बैठक। तो इसी के साथ ये अटकलें, अगर वो ममता बनर्जी के साथ है तो उनके हिसाब से कुछ करती, उनके हिसाब से कुछ रैली में शामिल होती, कुछ प्रोटेस्ट में शामिल होती, लेकिन उन्होंने डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के साथ बैठक में उसका तस्वीर सामने आया। तो हालांकि शशि पांजा ने इसको लेकर अभी कोई बयानबाजी नहीं की है, लेकिन ऋतुव्रत गुट का कहना है कि शशि पांजा भी उन्हीं की जो कैंप है, उन्हीं की कैंप की तरफ आ रही है। उसका सौरभ, एक तरफ देखिए, एक तरफ तो ये बात हो रही है कि शशि पांजा जैसी वरिष्ठ मंत्री जो की थी और ममता बनर्जी की राइट हैंड, वो उधर के संपर्क में है। कुणाल घोष का उल्टा दावा है कि लौट कर लोग आने वाले हैं। तो ये क्या दोनों कहीं ना कहीं कुणाल घोष एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, टीएमसी के भीतर जब से ये फूट पड़ी है, जब से ये कैंप डिवाइड हुआ है, तब से जाके दोनों तरफ एक दूसरे को स्लेजिंग कर रहे हैं, एक तरफ से टीज कर रहे हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि सभी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुणाल घोष जो कालीघाट टीएमसी का खेमे का जो दावा है, वो और भी ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि 21 जुलाई को ये मानना पड़ेगा कि अगर आप क्राउड के सपोर्टर्स के अगर असेंबल की बात करें कि कितने सपोर्टर्स कितने जुटा पाए, इसमें कालीघाट टीएमसी आगे है। लेकिन अब भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे उनके सिंबल को लेकर अभी मामला चल रहा है, फंड को लेकर मामला चल रहा है, फंड फ्रीजिंग को लेकर, तो ये सब सारी बातें भी हैं। तो आगे चल के अभी अगस्त में और एक सेशन होना है, असेंबली का और एक सेशन होना है, तो आगे चल के ये सारी बातें किस तरह से मोड़ लेता है
उस पर भी देखना पड़ेगा। शुक्रिया, शुक्रिया सौरभ। देखते हैं किनके दावे में कितना दम है ना, लेकिन फिलहाल तो ये बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी गुट में बहुत कम लोग बचे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।